हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में हम मांग का नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि मांग का नियम जो है अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मांग ही अर्थशास्त्र की एक धुरी कही जाती है, क्योंकि मांग के कारण ही समस्त आर्थिक क्रियाएं जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, ये सभी क्रियाएं संपन्न होती है। इसलिए मांग का नियम जो है अर्थशास्त्र में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आइए आज हम मांग के नियम के बारे में अध्ययन करते हैं। लेक्चर वीडियो को वॉच करने के पहले इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही आप चैनल को दूसरे विद्यार्थियों को भी शेयर करें। इस लेक्चर वीडियो में हम खासतौर से मांग का नियम लागू होने के कारण, मांग नियम के अपवाद, मांग में परिवर्तन बनाम मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम मांग का नियम समझते हैं। मांग का नियम वस्तु की मांगी गई मात्रा और वस्तु की कीमत, इन दोनों के बीच के विपरीत संबंध को बतलाता है। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में कमी होने पर वस्तु की मांग बढ़ती है, और इसके विपरीत वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है। यानी मांग का नियम जो है वह वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी गई मात्रा, इन दोनों के बीच के विपरीत संबंध को बतलाता है। अब मांग का नियम जो है वह एक गुणात्मक कथन है। गुणात्मक कथन का मतलब ये है कि मांग का नियम ये बतलाता है कि वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि तो होगी, लेकिन कितनी वृद्धि होगी यह मांग का नियम नहीं बतलाता है। इसलिए मांग के नियम को क्या कहा गया है? एक गुणात्मक कथन भी कहा गया है। आइए मांग के नियम को एक परिभाषा से हम समझते हैं। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मांग के नियम का सामान्य कथन यह है कि वस्तुओं की अधिक मात्रा की बिक्री के लिए उसके मूल्यों में कमी करनी चाहिए, ताकि उस वस्तु के क्रेता अधिक हो सकें। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा है कि मूल्य गिरने से मांग बढ़ती है और मूल्य बढ़ने से मांग घटती है। अर्थात प्रोफेसर मार्शल ने मांग के नियम की व्याख्या में भी उन्होंने यह बतलाया है कि वस्तु के मूल्य और उसकी मांगी गई मात्रा, इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध होता है। अर्थात मूल्य कम होने पर उस वस्तु की मांग बढ़ती है और मूल्य बढ़ने पर उस वस्तु की मांग घटती है। हम मांग के नियम को एक तालिका के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए, पहले कॉलम में वस्तु का प्रति इकाई मूल्य दर्शाया गया है और दूसरी कॉलम में वस्तु की मांगी गई मात्रा दर्शाई गई है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे जैसे वस्तु का मूल्य जो है बढ़ रहा है, वैसे वैसे वस्तु की मांगी गई मात्रा घट रही है। वस्तु का मूल्य 2 रुपये होने पर वस्तु की मांगी गई इकाइयाँ कितनी हैं? 200 इकाइयाँ हैं। और वस्तु का मूल्य 4 रुपये होने पर वस्तु की मांगी गई इकाइयाँ 150 है। इसी तरह से वस्तु का मूल्य जैसे जैसे बढ़ रहा है, अगर वस्तु का मूल्य मान लीजिए 12 रुपये हो जाता है, तब वस्तु की मांगी गई इकाइयाँ कितनी हो जाती है? 60 इकाई के बराबर हो जाती है। इसका मतलब ये है कि वस्तु का प्रति इकाई मूल्य जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी होती जाती है। यही मांग का नियम भी कहता है। आइए हम मांग के नियम को एक रेखा चित्र द्वारा समझते हैं। इस रेखा चित्र में आप देखिए, ओ एक्स एक्सिस पे
ये ओ एक्स एक्सिस है, इस पे हमने वस्तु की मात्रा को दर्शाया है और ओ वाई एक्सिस पर वस्तु की कीमत को दर्शाया है। यहाँ पर यह डी डी जो है यह मांग वक्र है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जब वस्तु की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई है तब उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा कितनी है, 200 इकाई है। और जैसे जैसे वस्तु की कीमत यहाँ पर बढ़ती है, कीमत बढ़कर मान लीजिए 12 रुपये हो जाती है, तब वस्तु की मांगी इकाइयाँ 200 इकाई से घटते घटते कितनी हो जाती है, 60 इकाइयाँ हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है वैसे वैसे वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी होती जाती है। अर्थात वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी गई मात्रा, इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। इसीलिए ये जो मांग वक्र है, डी डी वक्र, ये ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए है, जो कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी गई मात्रा, इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध को बतला रहा है। मांग के नियम की मान्यताएं। सबसे पहली मान्यता ये है कि उपभोक्ता की आय, उसकी रुचि, स्वभाव, फैशन और जनसंख्या का आकार स्थिर होना चाहिए, तभी मांग का नियम लागू होगा। दूसरी मान्यता ये है कि उपभोक्ता जिस वस्तु को खरीदता है उससे जो संबंधित वस्तुएं हैं उनकी कीमतें भी स्थिर होनी चाहिए। नंबर 3 मान्यता ये है कि उपभोक्ता जिस वस्तु को क्रय कर रहा है वह वस्तु प्रतिष्ठामूलक ना हो, तभी मांग का नियम लागू होगा। ये मांग के नियम की मान्यताएं हैं। आइए अब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि जो मांग वक्र है, जो कि अभी हमने पढ़ा था कि मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर दाहिनी तरफ गिरते हुए होता है, तो ये ऐसा क्यों होता है, अर्थात मांग वक्र नीचे की ओर क्यों झुकता है, क्यों गिरता है, या उसको हम ये भी कह सकते हैं कि मांग का नियम लागू होने के कारण क्या क्या हैं। तो मांग का नियम लागू होने का सबसे पहला कारण है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। मांग का नियम जो है वह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। कोई भी उपभोक्ता वस्तु की सीमांत उपयोगिता से अधिक कीमत नहीं देता है, क्योंकि जब भी वह किसी वस्तु की इकाई को परचेस करता है, खरीदता है, तो वह उसकी जो कीमत चुकाता है वह उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता से अधिक कीमत नहीं चुकाता है। उस उपभोक्ता के द्वारा जैसे जैसे उस वस्तु की अधिक इकाइयाँ क्रय की जाती है, उन सभी इकाइयों से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वह घटते जाती है। यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बतलाता है हमको। इसलिए उपभोक्ता क्या करता है कि कीमत घटने पर उस वस्तु की अधिक इकाई क्रय करता है और कीमत बढ़ने पर उस वस्तु की कम इकाई क्रय करता है। इसीलिए मांग वक्र जो है वह ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए होता है। पहला कारण ये है। दूसरा कारण है प्रतिस्थापन प्रभाव। नंबर 2 है प्रतिस्थापन प्रभाव। इस प्रभाव के कारण भी मांग का नियम लागू होता है। मान लीजिए कि दो वस्तुएं हैं x और y, जिसमें x वस्तु की कीमत स्थिर है और y वस्तु की कीमत परिवर्तनशील हो रही है। अब यदि मान लीजिए कि y वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता y वस्तु के स्थान पर x वस्तु, जो कि उसकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, स्थिर है, उसका वह प्रयोग करने लगता है, उसकी मांग वह करने लगता है। तो इस तरह से y वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर x वस्तु की मांग बढ़ेगी, y वस्तु की मांग घटेगी। और यदि y वस्तु की मांग कम होती है तब वह x वस्तु की मांग ना करके y वस्तु का प्रयोग
करेगा। तो यहाँ पर भी प्रतिस्थापन प्रभाव में कीमत और मांग इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध होता है, इसलिए भी मांग का नियम लागू होता है। नंबर 3, आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। मान लीजिए कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उससे उपभोक्ता की जो वास्तविक आय होती है, यानी उपभोक्ता जिस वस्तु को क्रय कर रहा है उस वस्तु की कीमत में यदि कमी हो जाती है तो उससे उपभोक्ता की आय में क्या प्रभाव पड़ेगा। उपभोक्ता की जो आय होगी वह उसकी वास्तविक आय में वृद्धि हो जाएगी। तो उपभोक्ता क्या करेगा, उसकी वास्तविक आय में वृद्धि होने के कारण वह उस वस्तु की पहले की तुलना में और ज़्यादा इकाई वह क्रय करेगा। मान लीजिए कि कोई एक्स वस्तु है, उसकी कीमत 10 रुपये है, तब वह 10 रुपये कीमत होने पर 20 इकाई क्रय करता था। लेकिन जब उस वस्तु की कीमत घटकर 8 रुपये हो जाएगी तो वह उस वस्तु की 20 इकाई क्रय न करके उतनी ही मुद्रा से 25 इकाई वह क्रय करेगा। तो यहाँ पर क्या बात हुई कि जब वस्तु की कीमत में कमी होगी तो उससे उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है उसमें वृद्धि होगी। उसके फलस्वरूप वह उस वस्तु की ज़्यादा मांग करेगा। अर्थात वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो गई है। इस तरह से कीमत और मांगी मात्रा इन दोनों के बीच में विपरीत संबंध होगा, अर्थात यहाँ पर मांग का नियम लागू होगा। नंबर 4, उपभोक्ताओं की संख्या में परिवर्तन होने पर। उपभोक्ताओं की संख्या में परिवर्तन होने पर भी मांग का नियम लागू होता है। मान लीजिए जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो वे क्रेता जो पहले इस वस्तु का क्रय नहीं कर रहे थे वो भी उस वस्तु का क्रय करने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत ये होता है कि यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो कुछ क्रेता जो है इस बढ़ी हुई कीमत के कारण उस वस्तु को खरीदना बंद कर देते हैं, अर्थात उसकी मांग घट जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर भी वस्तु की कीमत और मांगी मात्रा इन दोनों के बीच में कैसा संबंध हुआ, विपरीत संबंध हुआ। इसलिए यहाँ पर भी मांग का नियम, ऐसी स्थिति पर भी मांग का नियम लागू होता है। नंबर 5, वस्तु के विभिन्न प्रयोग। जब वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता उस वस्तु का कई सारा उपयोग करने लगता है, यानी जो अनावश्यक उपयोग है वह भी उसका उपयोग करने लगता है। तो वहाँ पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। लेकिन जब वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो वहाँ पर वह उस वस्तु का प्रयोग जो है विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही करेगा। ऐसी स्थिति में उसकी मांग घट जाएगी, अर्थात वस्तु की कीमत कम होने पर उसका प्रयोग अधिक उपयोगों में करने के कारण उसकी मांग बढ़ेगी, और कीमत बढ़ने पर उसका सीमित उपयोग करने के कारण उसकी मांग में कमी होगी। इसलिए मांग का नियम लागू होगा। तो ये 5 कारण मुख्यतः हैं। इन कारणों से मांग का नियम लागू होता है, अर्थात जो मांग वक्र होता है वह ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए होता है। अब कुछ दशाएं ऐसी भी होती है जहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो मांग वक्र है जो कि ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए होता है वो कभी कभी नीचे से ऊपर की ओर भी उठता हुआ हो सकता है। उसी को हम मांग के नियम के अपवाद कहते हैं। नंबर पहला अपवाद देखिए आप, कीमतों में और अधिक कमी या वृद्धि होने की आशा। यदि उपभोक्ता ये मानता है कि भविष्य में उस वस्तु की कीमत में और कमी होगी, तो अभी वर्तमान में उस वस्तु की कीमत में कमी होने पर भी वह उस वस्तु की अधिक मात्रा की मांग नहीं करता है। या इसके विपरीत ये भी हो सकता है कि अभी उस वस्तु की कीमत बढ़ी हुई है
कीमत में वृद्धि हुई है, लेकिन वो ये अनुमान लगाता है कि भविष्य में इसकी कीमत और बढ़ सकती है, तो वह वर्तमान में उस वस्तु की कीमत अधिक होने पर भी उस वस्तु की अधिक इकाई की मांग करता है। तो ऐसी स्थिति में मांग वक्र जो होता है वह नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ हो सकता है। दूसरी बात ये है, या दूसरी दशा ये है, नंबर 2, कि जो वस्तु या प्रतिष्ठा मूलक होती हैं उन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि प्रतिष्ठा मूलक जो वस्तुएं होती है उससे कोई भी उपभोक्ता ये चाहता है कि समाज में मेरी एक प्रतिष्ठा बने, तो उस वस्तु को वह अधिक से अधिक कीमत पर भी उसको वह खरीदने को तैयार हो जाता है। तो ऐसी वस्तुएं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। नंबर 3, कीमत के प्रति अज्ञानता। यदि उपभोक्ता जिस वस्तु को क्रय करता है और उस वस्तु की कीमत के बारे में उपभोक्ता को कोई ज्ञान नहीं है, तो वहाँ पर भी जरूरी नहीं है कि मांग का नियम लागू हो। नंबर 4, गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। ऐसी वस्तुओं पर कीमत बढ़ने पर उस वस्तु की मांग बढ़ती है और कीमत घटने पर भी उस वस्तु की मांग घटती है। यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। नंबर 5, अनिवार्य वस्तुएं। अब जो हमारे जीवन के लिए जो वस्तुएं अनिवार्य हैं उनके लिए यदि उस वस्तु की कीमत अधिक है तब भी हम उसकी मांग करते हैं, तो ऐसी वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। अर्थात ऐसी वस्तुओं के लिए मांग वक्र जो है वह नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ हो सकता है। नंबर 6, वस्तु की दुर्लभता। अब कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जो कि काफ़ी दुर्लभ हैं, यानी जो कि काफ़ी सीमित मात्रा में हैं, तो उन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। जैसे मान लीजिए किसी पेंटर के द्वारा बनाई हुई एक पेंटिंग है जो कि काफ़ी दुर्लभ है, काफ़ी कम मिल सकती है, सीमित मात्रा में है, तो अगर जब वह मार्केट में बेची जाती है तो उसकी कीमत बढ़ने पर भी लोग उसको खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी कीमत घटेगी तभी उसको खरीदेंगे। तो ऐसी दुर्लभ वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होगा। नंबर 7, अन्य तत्व। जैसे मान लीजिए उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो गया हो, या उसकी रुचि, उसका फैशन या उसका स्वभाव, इनमें भी अगर किसी तरह का परिवर्तन होता है तो वहाँ पर भी मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो ये इस तरह से 7 मुख्य बातें हैं, मुख्य दशाएं हैं जहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। मांग में परिवर्तन और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, ये दोनों शब्द जो हैं, वाक्यांश दो हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। इस लेक्चर में हम मांग में परिवर्तन और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, इसके बारे में पढ़ेंगे, ये दोनों में क्या अंतर है। तो मांग में परिवर्तन का मतलब है मांग में कमी या वृद्धि से, और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन से मतलब है मांग में विस्तार एवं संकुचन से है। ये देखिए, यहाँ पर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन से आशय है मांग में विस्तार एवं संकुचन से है, और मांग में परिवर्तन से आशय है मांग में कमी एवं वृद्धि से। तो ये कई बार आपसे एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए आप इस कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, इसको समझते हैं पहले हम। यहाँ पर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन से आशय होता है कि मांग में विस्तार एवं संकुचन। तो मांग में जो विस्तार और संकुचन जो होता है वह वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण होता है, और मांग में विस्तार और संकुचन जो होता है वह एक ही मांग वक्र में अंतरण होता है। अर्थात विस्तार और संकुचन इन दोनों का एक ही मांग वक्र बनता है। मांग में विस्तार को समझते हैं कि मांग में विस्तार क्या होगा। जब वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांगी गई मात्रा में वृद्धि होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, मांग में विस्तार कहेंगे। और मांग में संकुचन, जब वस्तु की कीमत में
वृद्धि होने पर मांगी गई मात्रा में कमी हो जाए तो उसको कहेंगे क्या? मांग में संकुचन कहेंगे। अब मांग में विस्तार और संकुचन, इन दोनों को हम इस रेखा चित्र के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर हमने ओ एक्स एक्सिस पर वस्तु की मांगी गई मात्रा और ओ वाई एक्सिस पर वस्तु की कीमत को दर्शाया है। यहाँ पर देखिए, ये वाला जो वक्र है ये मांग वक्र है, ये डी डी वक्र जो है ये मांग वक्र है। अब यहाँ पर हम विस्तार और संकुचन इन दोनों को समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये विस्तार और संकुचन जो होता है यह कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। मान लीजिए जब वस्तु की कीमत P है, ये P, तब वस्तु की मांगी मात्रा कितनी है? OQ है। अब मान लीजिए कि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है, P1 है, यहाँ पर P1 हो जाती है, तब वस्तु की मांगी मात्रा घटकर कितनी हो जाती है? OQ1 हो जाती है। यानी कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग में यहाँ पर कमी हो गई है, तो यह कहलाएगा क्या? ये देखिए, यहाँ से यहाँ पर B से A पर हो गया है ना, तो ये कहलाएगा मांग में संकुचन। और अगर कीमत P से घटकर P2 हो जाती है, तब ये P2 है, यहाँ पर P2 हो जाती है, तब मांगी गई मात्रा Q से बढ़कर OQ2 हो जाती है। यानी कीमत घटने पर वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है, तो यह कहलाएगा क्या? मांग में विस्तार कहलाएगा। ये B से C, ये एरो आप देख रहे हैं, ये वाला एरो, ये वाला एरो कहलाएगा क्या? मांग में विस्तार। तो इस तरह से ये वाला मांग में संकुचन है और ये मांग में विस्तार कहलाएगा। अब मांग में परिवर्तन से आशय समझते हैं हम। मांग में परिवर्तन से आशय है मांग में वृद्धि और कमी। तो मांग में जो परिवर्तन होता है यह कीमत में परिवर्तन के कारण नहीं होता है, बल्कि अन्य तत्व में परिवर्तन के कारण होता है। अन्य तत्व का मतलब है उपभोक्ता की आय हो सकती है, उसकी रुचि हो सकती है, उसका स्वभाव, फैशन या जनसंख्या का आकार हो सकता है, ये अन्य तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों में परिवर्तन होने के कारण मांग में जो परिवर्तन होता है वह मांग में परिवर्तन कहलाता है, मांग में कमी एवं वृद्धि कहलाती है। तो मांग में वृद्धि समझते हैं, जब अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के कारण मांग बढ़ती है तो उसको हम क्या कहते हैं? मांग में वृद्धि कहते हैं। और मांग में कमी, जब अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के कारण मांग घटती है तो उसको हम क्या कहते हैं? मांग में कमी कहते हैं। यानी अन्य तत्व में परिवर्तन होने के कारण यदि मांग बढ़ती है तो उसको मांग में वृद्धि कहेंगे, और अन्य तत्व में परिवर्तन होने के कारण मांग घटती है तो उसको हम मांग में कमी कहेंगे। आइए इसको हम इस रेखा चित्र के द्वारा समझते हैं, मांग में वृद्धि और कमी को, इन दोनों को कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले हम मांग में वृद्धि को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने वस्तु की मांगी मात्रा को ओ एक्स एक्सिस पर और कीमत को वाई एक्सिस पर दर्शाया है। यहाँ पर ये ग्रीन वाली डी डी कर्व जो है, वक्र जो है, ये प्रारंभिक मांग वक्र है और मांगी मात्रा कितनी है? ओ क्यू है, कीमत है ओ पी। तो पी कीमत पर वस्तु की मांगी मात्रा कितनी है? क्यू है। अब यहाँ पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी जो अन्य तत्व हैं कीमत के अलावा, जैसे उपभोक्ता की आय, रुचि, स्वभाव या फैशन या जनसंख्या का आकार, ये अन्य तत्व कहलाते हैं। मान लीजिए कि ये अन्य तत्व में परिवर्तन हो जाता है तो इससे ये जो मांग वक्र है यह जब ऊपर की ओर चला जाता है तो यह कहलाता है क्या? मांग में वृद्धि कहलाता है। ये जो रेड वाला कर्व जो है, ये वक्र जो है मांग वक्र है, यह मांग में वृद्धि को बतलाता है। अब अन्य तत्व में परिवर्तन होने के कारण मांग में कितना वृद्धि हो गई? OQ1 हो गई, जबकि कीमत कितनी है? पूर्ववत है, OP ही है, यानी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
यहाँ पर अन्य तत्व में परिवर्तन हुआ है, इसके कारण मांग में वृद्धि हुई है। मांग ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू 1 हो गई है और वक्र जो है इस डी डी से ऊपर की ओर खिसक कर, ये देख रहे हैं आप एरो, ऊपर की ओर खिसक कर डी डैश बन गया है, ये देखिए ये। तो इस तरह से मांग में जब वृद्धि होती है तो ये जो मांग वक्र है यह ऊपर की ओर खिसक कर इस तरह से बनता है। अब मांग में कमी को समझते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी हमने मांग को ओ एक्स एक्सिस पे और कीमत को ओ वाई एक्सिस पे दर्शाया है। यहाँ पर प्रारंभिक कीमत रेखा जो है, प्रारंभिक मांग वक्र ये वाला डी डी वक्र है। यहाँ पर कीमत ओ पी है, ओ पी कीमत पर हम मांग देखें तो ओ क्यू 1 है। अब मान लीजिए कि अन्य तत्व में परिवर्तन हो जाता है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अन्य तत्व में परिवर्तन हो रहा है। तो अन्य तत्व में परिवर्तन होने के कारण मांग जो है ओ क्यू से घटकर ओ क्यू हो गई है। यानी पहले मांग ओ क्यू 1 थी, अब कितनी हो गई है, ओ क्यू हो गई है। तो यह कहलाएगी क्या, मांग में कमी कहलाएगा यहाँ पर। और जब मांग में कमी होगी तो यह डी डी कर्व जो है, ये वाला मांग वक्र जो है, प्रारंभिक मांग वक्र, ये नीचे की ओर खिसकेगा। ये एरो देख रहे हैं आप, नीचे की ओर खिसक कर ये जो रेड वाला जो वक्र बना है डी डैश, यह है मांग में कमी को बतलाता है। इस तरह से जब मांग में कमी होगी तो ये वाला वक्र जो है नीचे की ओर खिसकेगा और मांग में वृद्धि होगी तो ये वाला वक्र ऊपर की ओर खिसकेगा। ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। अब हम मांग को प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने लगभग 10 तत्व लिखे हैं और भी कई सारे तत्व हैं जो कि मांग को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर समझते हैं, उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की जो आय होती है वह किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। मान लीजिए कि अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग में भी वृद्धि होगी। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वह उस वस्तु की पहले की तुलना में ज़्यादा इकाई खरीदेगा और उपभोक्ता की आय कम होने पर उस वस्तु की मांग घटेगी। नंबर 2, धन का वितरण। अगर समाज में धन का समान वितरण होता है तो ज़्यादा लोगों के हाथ में परचेसिंग पावर पहुंचेगी। इससे क्या होगा कि संपूर्ण मांग में वृद्धि होगी। लेकिन यदि धन का वितरण असमान रूप से हो, यानी कुछ लोगों के पास में ज़्यादा धन हो और कुछ लोगों के पास में कम धन हो, तो उससे मांग में वृद्धि नहीं होगी बल्कि मांग में कमी होगी। नंबर 3 देखिए, वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत मांग को सीधे प्रभावित करती है। वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग में कमी होगी और कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की मांग में वृद्धि होगी। नंबर 4, जनसंख्या का आकार। जनसंख्या का आकार भी मांग को प्रभावित करता है। मान लीजिए कि अगर जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है तो वस्तुओं की मांग भी बढ़ेगी और जनसंख्या का आकार यदि कम होता है तो उस वस्तु की मांग जो है वह कम की जाएगी। नंबर 5, व्यापार चक्र। व्यापार चक्र को आप मंदी और तेज़ी से भी समझ सकते हैं। मंदी और तेज़ी का मतलब व्यापार चक्र है। तो जो व्यापार चक्र होता है, मंदी और तेज़ी की जो स्थिति होती है वह मांग को प्रभावित करती है। यदि अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है, अर्थात लोगों के पास में ज़्यादा परचेसिंग पावर नहीं है, ज़्यादा मुद्रा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की मांग कम की जाएगी। लेकिन अर्थव्यवस्था में यदि तेज़ी की स्थिति है, लोगों के पास में परचेसिंग पावर अच्छी है, पैसा अच्छा है, तो वह वस्तुओं और सेवाओं की मांग करेंगे। नंबर 6, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। जब मौसम विशेष होता है तो उस वस्तु की मांग बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कि बारिश के समय में छाता की मांग बढ़ जाती है, छतरी की मांग बढ़ जाती है और ठंड के समय में जो गर्म कपड़े होते हैं उनकी मांग बढ़ जाती है। तो इस तरह से जलवायु परिवर्तन भी जो होता है वह भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। नंबर 7,
सरकारी नीति। सरकार की जो नीति होती है वह भी किसी वस्तु को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। मान लीजिए कि कोई ऐसी वस्तु है जिस पर टैक्स कम लगा रही है गवर्नमेंट, तो उस वस्तु की कीमत जो होगी वह कम होगी। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता उसको खरीदेंगे, यानी उस वस्तु को खरीदने वाले उपभोक्ता ज़्यादा होंगे। और यदि सरकारी नीति ऐसी होगी भाई उसमें टैक्स ज़्यादा लगा हुआ हो उस वस्तु पर और उस वस्तु की कीमत जो है काफ़ी ऊंची हो, तो उसको खरीदने वाले जो लोग होंगे, उपभोक्ता होंगे, वह काफ़ी कम होंगे। नंबर 8, उपभोक्ता की रुचि, फैशन या स्वभाव, यह भी उस वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। मान लीजिए कि उपभोक्ता की रुचि उस वस्तु को खरीदने में, उस वस्तु को उपयोग करने में है, तो वह उस वस्तु को खरीदेगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि उस वस्तु को वह पसंद नहीं करता है, उपभोक्ता का स्वभाव चेंज हो गया है, वह पहले उस वस्तु को उपभोग करता था, अब वह उस वस्तु को उपभोग नहीं करना चाहता है, तो उस वस्तु की मांग प्रभावित होगी। नंबर 9, भविष्य में वस्तु की कीमत, यह भी किसी वस्तु की मांग को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। मान लीजिए कि उपभोक्ता ये अनुमान लगाता है कि भविष्य में उस वस्तु की कीमत और बढ़ेगी, तो वह वर्तमान में ही उस वस्तु की अधिक मात्रा क्रय करता है। और यदि वह यह अनुमान लगाता है कि भविष्य में उस वस्तु की कीमत में कमी होगी, तो वह वर्तमान में उस वस्तु की ज़्यादा इकाइयाँ नहीं खरीदता है, बल्कि वह आने वाले समय तक अपनी परचेसिंग पावर को रोक के रखता है, ताकि वह आने वाले समय में जब उस वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तब वह उस वस्तु की मांग करेगा। नंबर 10, संबंधित वस्तु की कीमतें। मान लीजिए उपभोक्ता जिस वस्तु को क्रय करता है उसकी भी कोई ना कोई संबंधित वस्तु होती है। अब यदि मान लीजिए कि वह एक्स वस्तु को क्रय करता है और एक्स वस्तु की कोई संबंधित वस्तु वाई है, तो यदि एक्स वस्तु की कीमत बढ़ रही है, अर्थात एक्स वस्तु महंगी हो रही है, तो वह एक्स वस्तु की कीमत एक्स वस्तु की कीमत बढ़ने के कारण एक्स वस्तु चूँकि महंगी हो जाएगी, इसलिए वह एक्स वस्तु को क्रय नहीं करके वाई वस्तु को क्रय करेगा। या वाई वस्तु महंगी हो जाएगी तो वह वाई वस्तु क्रय न करके एक्स वस्तु की ज़्यादा मांग करेगा, अर्थात एक्स वस्तु की ज़्यादा इकाइयों को वह क्रय करेगा। इस तरह से जो संबंधित वस्तु की कीमत भी होती है वह भी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। इस तरह से इतने तत्व हैं जो कि किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। आपको एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाएगा कि मांग क्या है, या मांग का नियम क्या है, या मांग को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस लेक्चर वीडियो को आप अच्छे से वॉच करें। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जो बातें समझ में नहीं आ रही है, आप उसको रिपीट कर के इस लेक्चर वीडियो को वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। आप मेरे चैनल को इसी तरह से वॉच करते जाएं और अपने फ्रेंड सर्कल में, स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू।